बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम पाठ 6 रक्षाबंधन कर रहे थे और पाठ 6 लगभग हमने समाप्त कर लिया है। हम पाठ 6 का आखिरी प्रश्न कर रहे थे, अब करने की बारी। तो बच्चों, अब करने की बारी में हमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए होते हैं जो हम खुद से करते हैं। जैसे कि यह पाठ जो है रक्षाबंधन त्यौहार पे आधारित है, तो यहाँ पे जो करने की बारी में हमें प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे हमें राखियाँ बनानी है। जैसे कि राखियाँ बनाने का सामान इकट्ठा करो और रंग बिरंगी राखियाँ बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पे हम सामान कहाँ से इकट्ठा करेंगे? हम कोई भी चीज़ बाहर से खरीद कर नहीं लाएंगे, बल्कि हमारे घर में मिलने वाली वो चीज़ें जो या तो पुरानी हो गई हैं या फिर हम जिनका उपयोग नहीं करते, उन्हीं में से चीज़ों को ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसी से राखी बनाएं। और बच्चों, जैसे कि हम कभी कभी मम्मी लोग कपड़े सिलते हैं, उससे भी कतरन बचती है, उसका भी हम राखी बना सकते हैं। ऊन से स्वेटर बनाती हैं तो छोटे छोटे गोले ऊन के बच जाते हैं, उसको उपयोग करके भी हम राखियाँ बना सकते हैं। हमारी मम्मी की पुरानी साड़ी या हमारे पुराने कपड़ों में से बटन निकलता है या मोती या कोई भी कढ़ाई में काम आने वाली सितारे वगैरह निकलते हैं, उनसे भी हम राखी बना सकते हैं। रंग बिरंगे पेपर से भी हम राखी बना सकते हैं, या फिर हम चमकीले पॉलीथीन से राखी बना सकते हैं, या फिर रसोई में पाए जाने वाले मसालों या फिर दालों से भी हम राखी बना सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास हमारे घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं जिससे हम राखियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे, हमारे पास जो है उन्हीं चीज़ों से राखी बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें है कक्षा में रक्षाबंधन मनाओ। तो हम जो राखी बनाएंगे उसी को एक दूसरे को बांध करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। तो बच्चों, यह ही करने की बारी, यह आपको करना है और करके इस प्रश्न को पूरा करना है। तो बच्चों, उसके बाद हमने किया था चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे जो चित्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पे होली का चित्र है। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे पे पिचकारी से रंग डाल रहे हैं और होली का त्यौहार मना रहे हैं। तो हमने विचार किया था और मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से 5 पंक्तियाँ होली के त्यौहार पर लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश किया होगा। कोशिश किया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक बार मैं भी आपको लिख करके बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है बच्चों, हम यहाँ पे होली पर अनुच्छेद लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था व्याकरण में कि अनुच्छेद हम किस तरह से लिखते हैं। बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो कुछ क्रमबद्ध तरीके से कुछ पंक्तियों को लिखना अनुच्छेद कहलाता है। और कि जो विषय हमें दिया गया है उसके बारे में हम लिखते हैं। हम सबसे पहले उसके नाम से शुरू करते हैं, फिर एक एक करके जो उसके सबसे ज़्यादा खास चीज़ें होती हैं उससे शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसके बारे में लिखते हैं और फिर आखिरी में हम बताते हैं कि वह चीज़ अगर पसंद करने वाली चीज़ है तो हम कितना उसे पसंद करते हैं, और या फिर कुछ और हम अपने और उसके संबंध के बारे में कुछ लिख सकते हैं तो हम वो लिखते हैं। लेकिन बच्चों, हम हमेशा जब भी किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो बहुत बड़े बड़े वाक्य हमें नहीं लिखने चाहिए, और किसी भी वाक्य को हम कहीं पर भी नहीं लिख सकते। हम एक क्रम में वाक्यों को लिखेंगे और उसके बाद वाक्य बहुत छोटे होंगे और उसके बाद जो भी हम लिखेंगे वह दोहराएंगे। एक वाक्य एक ही बार लिखेंगे और फिर उसके बाद बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ तो खैर हमें बोला गया है कि सिर्फ 5 वाक्य लिखने हैं, तो हम 5 ही वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है चित्र में हम वह लिखेंगे। हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह होली का त्यौहार है, तो हम यहाँ लिखेंगे होली रंगों का त्यौहार है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे होली, हमारा विषय है होली। तो बच्चों, इस पाठ में हमने रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में पढ़ा था, इसीलिए हमें शायद दूसरे त्यौहार के बारे में लिखने को दिया गया है। तो होली का त्यौहार है, हम लिखेंगे पहला वाक्य जो हम लिखेंगे वो होगा होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है।
तो बच्चों जैसे कि हम कहते हैं दीपावली दीपों का त्यौहार है, क्योंकि दीपावली में मुख्य क्या होता है, दिए होते हैं, हम दिए जलाते हैं और घरों में रोशनी करते हैं। उसी तरह होली में हम मुख्यतः सबसे मुख्य चीज़ रंग होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, और इसी रंगों से ही यह त्यौहार अलग हो जाता है। बाकी त्यौहार, सारे ही त्यौहार में हम पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और लेकिन इस त्यौहार की खासियत होती है कि हम इसमें रंगों का प्रयोग करते हैं, और रंगों का प्रयोग एक दूसरे को लगाने के लिए कहते हैं, इस करते हैं। और इस त्यौहार में अमीर गरीब सब मिला करके हम जो भी हमारे संपर्क में आता है या हमसे मिलता है उसको रंग लगाते हैं, और जो भी हम पकवान अपने घर में बनाते हैं उसे खिलाते हैं। तो पहला वाक्य जो हमने लिखा है वह होली, वह है होली रंगों का त्यौहार है। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हम इस दिन रंग से खेलते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इस दिन हम सब रंगों से खेलते हैं, या इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। दूसरा वाक्य हम लिखेंगे, इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो पहला वाक्य है होली रंगों का त्योहार है, इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और उसके बाद तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं बच्चों कि बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं, यह भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि हमने दो रंगों वाला वाक्य लिखा तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद हम घरों में पकवान बनते हैं या हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे होली के दिन हम सब बहुत सारे मिठाई बनाते हैं, या पकवान भी हम लिख सकते हैं। होली के दिन हम घर में पकवान बनाते हैं। उसके बाद चौथा, होली के दिन हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं होली के दिन हम एक दूसरे को टीका लगाते हैं और गले मिलते हैं। होली के दिन हम एक दूसरे को टीका लगाकर गले मिलते हैं। तो बच्चों पहले हमने जो लिखा है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे होली रंगों का त्योहार है, इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के दिन हम घर में पकवान बनाते हैं। उसके बाद हम अगला वाक्य लिखेंगे, टीका लगाकर गले मिलते हैं। टीका लगाकर गले मिलते हैं। पांचवें में हम लिख सकते हैं होली का त्योहार
बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको सिर्फ 5 वाक्य लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 5 वाक्य लिखना है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि इस दिन बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। इस दिन हम बड़े अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं। इस दिन हम लोगों के घर जा करके और मिलजुल करके मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। या फिर यह त्यौहार एक दिन पहले होलिका दहन से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे और वाक्य लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ 5 वाक्य लिखा है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 ही वाक्य लिखना है। तो इनमें से आप और भी अगर वाक्य लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। अब हम करेंगे इसका वाक्य बनाना। बच्चों ने वाक्य नहीं बनाया है, तो हम इस पाठ में से कुछ शब्दों को लेकर के वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहला वाक्य बच्चों पाठ के नाम से हम लेते हैं, जैसे कि त्योहार। पहला वाक्य जो हम बनाएंगे वह है त्योहार। वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। जैसा कि बच्चों हम हर पाठ में पाठ से कुछ शब्द लेकर के उसके वाक्य बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला वाक्य है त्योहार। त्योहार। तो बच्चों त्योहार पे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? बच्चों हमारे देश में या भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाया जाता है। भारत को हम त्योहारों का देश कहते हैं। त्योहार के दिन हम अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और त्योहार के दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो जैसे कि बच्चों को या फिर होली पे ही हम मना रहे हैं। होली रंगों का त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। तो पहला वाक्य है हमारा त्योहार, होली रंगों का त्योहार है। दूसरा वाक्य हम बनाएंगे इंतजार। इंतजार। तो बच्चों इंतजार पे हम वाक्य बनाएंगे कि त्योहार के दिन हमें अपने रिश्तेदारों के आने का इंतजार रहता है। या पाठ से अगर आप बनाना चाहें तो रिमझिम को बुआ का इंतजार था, या रिमझिम बुआ का इंतजार कर रही थी। तो हम पाठ से ही बना लेते हैं। रिमझिम बुआ का इंतजार कर रही थी। रिमझिम बुआ का इंतजार कर रही थी। तो जिस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। तो रिमझिम बुआ का इंतजार कर रही थी। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है उपहार। तो बच्चों उपहार बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो आप यह भी लिख सकते हैं। उपहार बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और उपहार हम किसी के भी विवाह में या फिर किसी के भी जन्मदिन पर उपहार लेकर जाते हैं। और उपहार पाना सबको अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बनाएंगे त्योहार, होली रंगों का त्योहार है। इंतजार, रिमझिम बुआ का इंतजार कर रही थी। उसके बाद उपहार, उपहार
बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद अब दूसरे 3, 4 पकवान त्योहार के दिन हम तरह के पकवान त्योहार के दिन हम तरह के पकवान बनाते हैं। त्योहार के दिन हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा शब्द था, तीसरा शब्द था उपहार। बच्चों को उपहार बहुत अच्छे लगते हैं। पकवान, त्योहार के दिन हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो भी शब्द हमें दिया जाता है हम उसके वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य कुछ ऐसा होता है जिससे जिस शब्द का हम वाक्य बना रहे हैं उसका अर्थ स्पष्ट हो। तो बच्चों इस तरह से हमने यह पाठ पढ़ा, समझा और हमने इसका अभ्यास भी पूरा कर लिया और इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों अगला पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ चर्चा करते हैं। तो बच्चों हम अगला पाठ शुरू करने से पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं मनाई जाती हैं। होती तो 4 ही हैं, मुख्य 4 ऋतुएं होती हैं जैसे कि ग्रीष्म, वर्षा, उसके बाद शरद और आपका वसंत। लेकिन हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। हमारी ऋतुएं शुरू होती है ग्रीष्म से, ग्रीष्म के साथ बाद वर्षा, वर्षा के बाद आता है हेमंत, फिर आता है शरद, उसके बाद शिशिर और फिर आखिरी में वसंत ऋतु। तो बच्चों हमारे यहाँ 6 ऋतुएं मनाई जाती हैं। ऋतुओं का मौसम का मतलब होता है मौसम। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ऋतुओं के हिसाब से हमारा खान पान, पहनना ओढ़ना सब बदल जाता है। आपको पता होगा कि अगर बारिश का मौसम होता है तो हम रेनकोट खरीदते हैं या फिर छाता खरीदते हैं। गर्मी के पहले अपने कूलर ठीक करवाते हैं और एसी ठीक करवाते हैं। और फिर ठंडियों का मौसम आता है तो फिर अपने ऊनी कपड़े बाहर निकालते हैं। और इसी के साथ हमारा खान पान भी बदल जाता है। मतलब ठंडी के मौसम में हम गर्म चीज़ें खाते हैं और गर्मी के मौसम में हम ठंडी चीज़ें खाते हैं। और उसके बाद बरसात में हमें चटपटा खाने का मन करता है। और उसी तरह से बच्चों जो बाहर का वातावरण बदल जाता है, किसी मौसम में पत्ते झड़ते हैं तो किसी में बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है। बसंत ऋतु में फूल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं और सर्दियों में भी हमें हरियाली दिखाई देती है। तो मौसम के साथ ही बाहर का, घर के अंदर का, पहनना ओढ़ना, खाना पीना हर चीज़ बदलता है। तो बच्चों
अलग ऋतुएं मनाई जाती हैं, हमारे यहाँ अलग अलग खान पान होता है और रहन सहन भी अलग है। इसलिए हमारा देश भी अपने आप में एक अनूठा देश है। लेकिन हम आज ऋतुओं के बारे में क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि बच्चों, जो हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ एक कविता है जिसमें हम ऋतुओं के बारे में, इन 6 ऋतुओं में से एक ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम जिस ऋतु के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं वह है वर्षा ऋतु। हम वर्षा ऋतु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बच्चों, वर्षा ऋतु, वर्षा से हमारी जो कविता का नाम है वह है सूरज और बादल। लेकिन आप भी सोचिए सूरज और बादल से वर्षा का क्या संबंध है? बच्चों, सूरज और बादल से वर्षा का बहुत गहरा संबंध है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज के वजह से ही हमें गर्मी मिलती है और पृथ्वी पे जो भी चीज़ें पाई जाती हैं सब गर्म हो जाती हैं और उसकी गर्मी का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। फिर उसके बाद बच्चों, पहले हम वर्षा के बारे में बातें करते हैं, फिर कविता के बारे में बातें करेंगे। फिर उसके बाद बच्चों, यहाँ पे आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? वैसे तो ये प्रश्न अगर आप मुझे बता पाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि सबको अलग अलग मौसम पसंद होते हैं। किसी को वर्षा पसंद है, किसी को शरद ऋतु पसंद है, किसी को हेमंत ऋतु पसंद होता है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन बच्चों, किसी को वर्षा ऋतु पसंद है? क्या आप में से किसी को वर्षा ऋतु पसंद है? बहुत लोगों को पसंद होती है। जिसे भीगना पसंद होता है, जिसे चटपटा खाना पसंद होता है, वह सब वर्षा ऋतु पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों, वर्षा ऋतु में थोड़ी गंदगी भी ज़्यादा अगर है तो बाहर का माहौल अच्छा नहीं लगता है और अच्छी भी चीज़ें गीली गीली गंदी गंदी से दिखाई देती है। इसलिए मुझे तो यह मौसम बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मौसम है और हर मौसम का अपना महत्व होता है। बारिश ना हो तो फिर हमें खाने को अनाज नहीं मिलेगा और किसान फसल नहीं पैदा कर पाएंगे या अच्छी फसल नहीं होगी। इसलिए हर मौसम अपने आप में एक अनूठा है और ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम बारिश के मौसम में जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे एहतियात या चीज़ें लेकर अपने साथ निकलते हैं कि हम भीगे ना। फिर उसके बाद संभल करके जाते हैं कि कहीं फिसल के गिर ना जाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में फिसलन हो जाती है बाहर। तो हमें हर मौसम में कुछ ना कुछ एहतियात बरतना पड़ता है। ठंडी के मौसम में हमें ऊनी कपड़े पहन करके बाहर निकलने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हमें मौसम के हिसाब से, जैसा कि मैंने बताया, अपना खाना पीना रहन सहन सब बदलना पड़ता है। फिर उसके बाद, क्या तुम जानते हो बारिश में कैसे होती है? तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि बारिश कैसे होती है? तब अब मैं आपको बताती हूँ। यही संबंध है सूरज और बादल का। बारिश का के होने से ही संबंध है सूरज और बादल का। तो आज हमारी कविता का नाम है सूरज और बादल। बच्चों, सूरज जो हमें गर्मी देती है और आप जानते हैं पृथ्वी पे ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में सोर्सेस ऑफ वाटर भी कहते हैं। या ईवीएस जब आपने पढ़ा होगा तो आपने वाटर सोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा। तो पृथ्वी में पृथ्वी के सतह पर, या जिसे हम सरफेस कहते हैं, उस पर जहाँ कहीं भी हमें पानी पाया जाता है, जहाँ कहीं हम पानी देखते हैं उसे हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं, या हिंदी में हम उसे जल के स्रोत कहते हैं। और बच्चों, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जब बरसात के बाद के पहले गर्मी का मौसम आता है तो नदी नाले कुएं सब सूख जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, विचार किया है कि यह चीज़ें क्यों सूख जाती हैं? आपने कभी भी सोचा है कि नदियाँ और नाले एकदम से क्यों सूख जाते हैं? तो बच्चों, यही संबंध है सूरज का। जैसा कि आप जानते हो, सूरज हमारे पृथ्वी को रोशन करता है या रोशनी देता है, उजियारा करता है और उसके अलावा वह हमें गर्मी देता है। और यह गर्मी मौसम के हिसाब से ही कम या ज़्यादा हम महसूस करते हैं। तो गर्मियों में हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि गर्मी में जो सूरज की किरणें होती हैं एकदम सीधी धरती पर पड़ती हैं और एकदम सामने होती हैं। तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें मिलने की वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है। और इस गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो जल स्रोत हैं या
वाटर सोर्सेज हैं उस पर भी सूरज की रोशनी पड़ती है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ गर्म हो जाती है, कोई भी पानी वाली चीज़ गर्म होती है, तो जो पानी होता है, आपने अगर कभी अपने मम्मी को चाय बनाते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जब पानी उबलता है तो वह भाप बन के उड़ता है, और उड़ने की वजह से जिस चीज़ में पानी उबल रहा होता है उसका सतह भी कम हो जाता है। पानी का जो लेवल, सतह का मतलब है लेवल, भी कम हो जाता है। और पानी का लेवल कम होने का मतलब है कि जो पानी उबल रहा है उसमें से पानी ऊपर उठ रहा है, हमें दिखे ना दिखे लेकिन ऊपर उठ रहा है। क्यों ऊपर उठ रहा है? क्योंकि बच्चों जब पानी उबल करके गर्म होने की वजह से भाप बनता है, जिसको हम इंग्लिश में स्टीम कहते हैं। जब पानी उबलने की वजह से भाप बनता है तो भाप हल्की होती है, जो स्टीम होता है वो हल्का होता है, और जो चीज़ हल्की होती है पानी में ऊपर उठती है। तो उठने की वजह से वह ऊपर जा कर के बादल इकट्ठा हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो तापमान है कम होता जाता है, और जब तापमान जैसे जैसे तापमान कम होते जाता है, जो भाप है फिर से पानी में बदल जाता है, और वह पानी में बदल करके एक जगह इकट्ठा हो जाता है। वह पानी बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब बादल बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और वह भारी हो जाता है, और फिर वह और पानी नहीं रोक पाता, तब फिर वह बारिश के रूप में वापस धरती पर आ जाती है। तो इसी तरह बच्चों, जैसा कि मैंने आपको गैस पे रखे पानी की बात बताई, उसी तरह से जो पानी हमारे तालाबों में, नदियों में होता है, उस पर भी जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं तो वह भी गर्म हो जाता है, और जो ऊपरी सतह का पानी होता है वह भाप में बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे यह पानी भाप में बदलता है वह ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि भाप पानी से हल्का होता है। भाप हवा की तरह हल्का होता है, और वह स्टीम जिसे हम कहते हैं वह हल्का होने की वजह से ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर उठ करके एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद वह बादल का रूप ले लेता है। और जब बादल बनने के बाद वह बादल में बहुत सारा जब पानी इकट्ठा हो जाता है, तब एक ऐसा समय आता है कि बादल भी पानी को नहीं रोक पाता, और वह बादल बारिश के रूप में नीचे आता है। और कहाँ गिर रहा है? अगर वह ज़मीन पे गिरता है तो पानी के रूप में गिरता है, और ऊंचाई पर गिरता है, वहाँ पे तापमान कम होता है, तो वहाँ बर्फ़ या ओले के रूप में गिरता है, जिसे हम स्नोफॉल और हेल कहते हैं। तो बच्चों यह है बारिश, इस तरह से बारिश होती है। और हमारे पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत होते हैं उन सब से पानी सूरज की गर्मी की वजह से गर्म होकर के ऊपर उठता है, ऊपर जाकर के बादल बनता है, तो यही कारण है बारिश होने का। और आप जानते हो, जितनी ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसका उतना ही ज़्यादा अच्छा बारिश होता है। और बारिश हमें अच्छी लगे या ना लगे, बारिश हमारे किसानों के लिए, फसल के लिए और वातावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, पानी का आना जाना कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बारिश होना भी ज़रूरी है और भाप का उठना भी ज़रूरी है। यह सब जो एक साइकिल है, जो साइकिल वातावरण में चल रहा है, एक बार पानी ऊपर उठता है फिर वहाँ से वापस नीचे आता है, यह साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नदियों में पानी होना ज़रूरी है, और धूप की गर्मी ज़रूरी है, और फिर वापस ये साइकिल चलेगी, तभी हमें समय समय पे वर्षा होगी, उससे खेती अच्छी होगी, और हमारे जो पृथ्वी पर पानी भी मिलता रहेगा। बारिश नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे लिए यह सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से संबंधित होती है। चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह बादल हो, चाहे वह हवा हो, पानी हो, सब एक दूसरे से संबंधित हैं, और इन सब का आपस में संबंध है। और सब एक दूसरे से संबंधित होने की वजह से भी अगर कहीं पे भी थोड़ी सी गड़बड़ी होती है तो पूरा ही चीज़ बदल जाता है, फिर प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाएं होती हैं। इसलिए बच्चों, हमारे वश में जो है, हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए, हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो बच्चों,
यह है हमारी कविता। हमने आज इसके बारे में विचार किया। अब कल के वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। कल फिर हम इस कविता के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।